स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइड में चैप्टर 63 को। वो बता रहे हैं जीआईटी से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, लेकिन क्या क्या कुछ करना पड़ता है। हमें मूवमेंट ऑफ फूड करवानी पड़ती है, हमें डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करवाने पड़ते हैं, वाटर वगैरह की एब्जॉर्प्शन करनी पड़ती है, ब्लड को सर्कुलेट करवाना पड़ता है गट के अंदर ताकि वो एब्जॉर्प्शन वगैरह कर सके, और इसी तरह से हमें फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए नर्वस और हार्मोनल सिस्टम की जरूरत होती है। सबसे पहले देखते हैं इसकी वॉल की एनाटॉमी को। तो इसकी अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखिएगा, ब्लू कलर की सबसे अंदर म्यूकोजा, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा, फिर आप देख सकते हैं ये लाइट ग्रीन कलर की सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर स्मूथ मसल की लेयर, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की लेयर, और सबसे बाहर आती है सिरोजा। सिर्फ जो सबसे अंदर लेयर है म्यूकोजा, इसकी भी फर्दर देखे तो 3 लेयर है। सबसे अंदर वाली एपिथेलियम, फिर लेमिना प्रोप्रिया, फिर ये छोटे छोटे से मसल्स की थोड़े से स्मूथ मसल की लेयर होती है जो हम कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा, या हम नाम देते हैं म्यूकोजल मसल्स। डाउन के बाद यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये जो सर्कुलर लेयर के मसल्स हैं और स्मूथ लेयर के मसल्स हैं, ये आपस में मतलब एक लेयर में सारे मसल फाइबर आपस में भरपूर तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक लेयर जो है वो पूरा एक सिंसिटियम फॉर्म करती है। ये आप देख सकते हैं, अगर एक लेयर को देखा जाए तो इसमें सारे सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। ये पूरा सिंसिटियम बन रहा है। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का भी सिंसिटियम बनेगा और सर्कुलर मसल्स का भी सिंसिटियम बनेगा, और इन दोनों लेयर्स के भी आपस में भी थोड़े बहुत कनेक्शन होते हैं। ये वाली बात तो यहाँ पर डिस्कस कर दी। ये सारे सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ किस चीज कैसे कनेक्टेड है, गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। किधर गए, हाँ, गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। ये बहुत सिंपल चीज थी, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं थी। फिर आती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ वॉल। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनाबे वाले यहाँ पे आपके पास 2 तरह की वेव्स होती हैं, एक स्लो वेव्स होती हैं, एक स्पाइक पोटेंशियल होते हैं। जो स्लो वेव्स होती हैं, स्लो वेव्स ये नॉर्मल स्लो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ठीक हो गया। और ये होते हैं आपके पास स्पाइक पोटेंशियल। ये किस तरह बनते हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। स्लो वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं। अच्छा, स्लो वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, इनकी जो वोल्टेज है ना, यानी ये कितनी ऊपर जा रही है, वो है तकरीबन 5 to 15 मिली वोल्ट्स, और फ्रीक्वेंसी यानी कितनी स्लो वेव्स बनती हैं वो वेरी कर रही है मुख्तलिफ जगहों पे। जिस तरह मिसाल के तौर पे स्टमक में देखा जाए तो स्टमक में 1 मिनट में 3 स्लो वेव्स बनती हैं, ड्यूडेनम में 1 मिनट में 12 स्लो वेव्स बनती हैं, और इलियम में 1 मिनट में 8 to 9 स्लो वेव्स बनती हैं। तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्लो वेव्स। अच्छा, फिर स्लो वेव्स में जिक्र करें इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल, क्या मतलब, ये देखिएगा, ये आपके पास 2 लेयर है ना, एक लेयर है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, एक लेयर है सर्कुलर स्मूथ मसल। यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इनमें बीच में कुछ सेल्स होते हैं जो हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल। हमारा ख्याल है ये सेल्स कोई ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्लो वेव प्रोड्यूस करती हैं, यानी यही सेल्स कोई पेस मेकर है, इन्हीं के सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि सारे सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ऑफ स्लो वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अलबत्ता एक बात याद रखिएगा, स्लो वेव्स की वजह से कभी भी कंट्रैक्शन नहीं होती, एक्सेप्ट इन स्टमक। स्टमक में हो सकता है कभी कभी स्लो वेव्स कंट्रैक्शन कॉज कर दें, और कहीं पे स्लो वेव्स कंट्रैक्शन कॉज नहीं करती। ऑलराइट, अगर ये स्लो वेव्स कभी -40 मिलीवोल्ट से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएं तो स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जितनी ज्यादा ऊपर जाएंगी उतने ही ज्यादा स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस होंगे। ये बात यहाँ पर डिस्कस कर दी। द हायर द स्लो वेव द मोर द स्पाइक पोटेंशियल। ये स्पाइक पोटेंशियल ऐसे ही है जिस तरह आपके पास एक नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल होता है। अलबत्ता नर्व के एक्शन पोटेंशियल से या नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल से कुछ चीजें इसमें फर्क है। क्या फर्क है? पहली बात तो ये स्पाइक पोटेंशियल ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए होता है, जबकि जो नर्व का स्पाइक पोटेंशियल होता है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज होता है। दोनों के बाद पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, नर्व का जो एक्शन पोटेंशियल ना, उसमें आपको पता होगा वो जो डीपोलराइजेशन हो रही होती है वो टोटली सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से हो रही होती है, रैपिड सोडियम इन्फ्लक्स। जबकि यहाँ पे सोडियम के साथ बहुत सारा कैल्शियम में इन्फ्लक्स हो रहा है, तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन का जो रिस्पॉन्सिबल चैनल है वो है कैल्शियम सोडियम चैनल्स। ठीक होगी बात। तो 2 तरह से ये नर्व के एक्शन पोटेंशियल डिफरेंट होता है हमारा इसका गट का स्पाइक पोटेंशियल। डाउन की बात। उसके बाद देखिएगा चेंजेस इन वोल्टेज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि नॉर्मल रूटीन में यहाँ पे रहता है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी वेरी कर सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इसको मजीद पोलराइजेशन की तरफ ले जाती हैं, तो हम कहेंगे हाइपर पोलराइज हो गया। अगर हाइपर पोलराइज हो जाएगा तो एक्साइट करना मुश्किल हो जाएगा। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कम पोलराइज कर देते हैं, जो हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। अगर डीपोलराइजेशन होगी तो एक्साइट करना आसान हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आसान हो जाएगी। कौन कौन सी चीज डीपोलराइज करती है, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स, अगर स्ट्रेच हो जाए तो वो डीपोलराइज करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह एसिटाइलकोलिन जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आ रहा है, अगर मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी स्टिमुलेट कर रहा होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको डीपोलराइज करेगा ताकि स्टिमुलेशन आसान हो जाए। और तीसरा बता रहे हैं कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो डीपोलराइजेशन में इन तीन चीजों का किरदार है। जबकि हाइपर पोलराइजेशन की बात की जाए तो वो कौन सी चीज करवा रही है, अगर डीपोलराइजेशन पैरासिम्पैथेटिक करवा रहे थे तो हाइपर पोलराइजेशन कौन करवाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आने वाली नॉरएपिनेफ्रिन और उसके अलावा सिंपैथेटिक नर्व्स की सारी जो चीजें हैं वो आपके पास हाइपर पोलराइजेशन कॉज करवाती हैं। अच्छा, फिर एक और बात देखिएगा, मैंने कहा था कि यहाँ पे स्पाइक पोटेंशियल में कैल्शियम की एंट्री होती है, ठीक है। क्या स्लो वेव में कैल्शियम की एंट्री होती है? नो, सिर्फ स्पाइक पोटेंशियल में होती है। तो ये जो कैल्शियम आपके पास एंटर होती है, यही कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन भी कॉज करवा रही है। चूंकि कैल्शियम सिर्फ स्पाइक पोटेंशियल में एंटर हो रही है, इसलिए सिर्फ स्पाइक पोटेंशियल की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्लो वेव्स की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। डाउन की बात। और ये बात भी आपको पता चल गई कि जब स्पाइक पोटेंशियल होंगे तो कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर होती है ताकि वो
आपकी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कॉज करवा सके। अच्छा, उसके बाद ये चीज है टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ये तो कॉन्ट्रैक्शन है ना, रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन, कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी डेवलप होगी कभी नहीं। एक टोनिक कॉन्ट्रैक्शन भी है, यानी कि मुस्तकिल तौर पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कुछ ना कुछ टेंशन रखती है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती है। क्यों? एक तो बार बार जो स्पाइक पोटेंशियल बन रहे हैं उनकी वजह से एक मुस्तकिल फितरत बन गई है इसकी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्टेड रहना। दूसरा, कुछ हार्मोन होते हैं जो कि इसको कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड रखते हैं। तीसरा, कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ कैल्शियम होता है वो अंदर सेल्स के आई जाए जो कि कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करवा रहा है। तो टोनिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है एक कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन जिसके 3 वजूहत हमने पढ़ ली। डालों के बाद उसके बाद देखते हैं न्यूरल कंट्रोल। बात असल में ये है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अपना नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। फ्रॉम द स्टार्ट इसोफेगस से लेके एनएस तक अपना नर्वस सिस्टम होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। अच्छा, इस नर्वस सिस्टम में बेसिकली 2 तरह के प्लेक्सेस होते हैं। एक होता है मायंटेरिक प्लेक्सेस जिसको आप ऑरवैक्स प्लेक्सेस भी कहते हैं। डायग्राम की बात करें तो जनाबे वाली ये वाला, ये जो प्लेक्सेस है ना, मायंटेरिक प्लेक्सेस कहते हैं इसको। आउटर प्लेक्सेस जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल और सर्कुलर स्मूथ मसल के बीच में होता है। और एक प्लेक्सेस अंदर है, सब म्यूकोजा में है, इसको आप कहते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सेस या फिर मीजनस प्लेक्सेस। ठीक है, 2 तरह के प्लेक्सेस हो गए आपके पास। अच्छा, वैसे तो ये प्लेक्सेस इंडिपेंडेंट है, यानी ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवा लेते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि इन प्लेक्सेस तक मुख्तलिफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी आ रही होती हैं जो इनको स्टिमुलेट करती हैं। कभी इनका एक्शन इंक्रीज कर रही हैं, कभी इनका एक्शन डिक्रीज कर रही हैं। ऑल्दो ये इंडिपेंडेंट हैं, ये खुद गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी इनको मदद देते हैं कि चलो यार कभी तुम्हारा काम ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो इस तरह बता रहे हैं कि एफरेंट फाइबर्स आ रहे होते हैं, इफरेंट फाइबर्स आ रहे होते हैं, वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस देखा जाए तो मायंटेरिक और इस छोटे वाले सब म्यूकोजल प्लेक्सेस में फर्क क्या है? मायंटेरिक प्लेक्सेस जो होते हैं ना, ये बेसिक रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कॉज करवा रहा होता है। ठीक है, या जो मैंने कहा ना कॉन्टिन्यूस टोन होती है वो इसकी वजह से होती है। और क्या क्या चीजें, तो ये मुख्तलिफ चीजें मायंटेरिक प्लेक्सेस की वजह से होती हैं। जबकि सब म्यूकोजल प्लेक्सेस एक छोटा सा है, अगर ये स्टिमुलेट होगा तो इसने सिर्फ यहाँ पे फोल्डिंग को इंक्रीज करवा देगा या यहाँ पे सिक्रीशन वगैरह को चेंज करवा देगा। ठीक है, तो इन दोनों की फितरत ही बदली हुई है। डालों की बात। अच्छा, फिर एक और चीज देखिएगा, वो बता रहे हैं कि जब आपके पास मायंटेरिक प्लेक्सेस को हम स्टिमुलेट करते हैं उससे क्या क्या चेंजेस आती हैं। नंबर 1, ये जो इसने टोन डेवलप की हुई थी वो टोन ज्यादा कर देगा। नंबर 2, जो रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है वो रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा जोर से कॉज करवाएगा, स्ट्रॉन्गर होंगी। नंबर 3, रेट ऑफ रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देगा, ज्यादा होंगी। और नंबर 4, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो इसको स्टिमुलेट करने से बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हमेशा इसको स्टिमुलेट करने से काम इंक्रीज ही होता है, कभी कभी इनहिबिट भी होता है। खास तौर पे जो आपके स्फिंक्टर्स वगैरह होते हैं ना, वहां पे इनहिबिट होता है। देखो, कहीं भी पैगाम आएगा तो पहले चौथ से बढ़ेगी ना, मूवमेंट इंक्रीज होगी, लेकिन स्फिंक्टर पे जब पैगाम आएगा तो स्फिंक्टर को तो रिलैक्स होना चाहिए ताकि फूड वहां से गुजर सके। तो कभी कभी इनका इनहिबिटरी फंक्शन भी होता है और खासतौर पर स्फिंक्टर्स में इनका इनहिबिटरी फंक्शन होता है। यही बात थी यहाँ तक। और हमने क्या बातें करनी थी, मैंने बता दिया आपको। जब स्टिमुलेट करते हैं तो मुख्तलिफ तरह की स्टिमुलेशन होती है, 4 तरह की, और कभी कभी इनहिबिशन भी होती है ताकि जो आपके स्फिंक्टर्स वगैरह होते हैं उनको हम रिलैक्स कर सकें। बस यही बात है, और क्या। अच्छा, टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। इंटेरिक न्यूरॉन्स मुख्तलिफ तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। नाम लिए जाए तो उसमें एटीपी आता है, उसमें नोरेपिनेफ्रिन आता है, डोपामिन आता है, ला ब्ला 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 ब्ला। इनमें से कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को, यानी एक्साइट करते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी को। वो देखी जाएगी, आगे जाकर सोच लेंगे हम। अच्छा जी, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इनर्वेशन किस तरह की होती है उसको हम स्टडी करते हैं। लो जी, ये देखिएगा जनाबे वाली, आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली 2 तरह की हैं, एक आपके पास सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक्स होती हैं और एक आपके पास ये सेरिब्रल पैरासिम्पैथेटिक्स होती हैं। जो सेरिब्रल पैरासिम्पैथेटिक्स है ना, वो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक्स होती हैं। जो क्रेनियल है वो ज्यादातर एफरेंट फाइबर्स वेगस नर्व के थ्रू आते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मुख्तलिफ जगहों सप्लाई कर रहे हैं। कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि वेगस नर्व के बाहर से आ रहे हैं और आपकी ओरल कैविटी और फेरेंक्स को सप्लाई कर रहे हैं। दोनों की बात ये हो गई आपकी क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, उसके बाद देखते हैं सेक्रल सेगमेंट को। सेक्रल सेगमेंट में देखिएगा स्पाइनल कॉर्ड के S2, S3, S4 से निकलती है नर्व्स और पेल्विक नर्व के थ्रू होती हुई आती हैं और लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को सप्लाई करती हैं। एक बार याद रखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ओरल कैविटी और फेरेंक्स में बहुत रिच होती है और इसी तरह से यहाँ पे एनएस और सिग्मोइड कोलन रेक्टम वगैरह में बहुत रिच होती है। डन की बात, यादों की बात मुश्किल नहीं थी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है? मोटिलिटी को यानी मूवमेंट को भी इंक्रीज करवाता है और सिक्रीशंस को भी इंक्रीज करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। ये सिंपल बातें थी यहाँ पे लिखी हुई थी। फिर देखते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देखिएगा, ये बेसिकली T5 से लेके L2 तक, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, T5 से लेके L2 तक स्पाइनल कॉर्ड में इस सेगमेंट से निकलती हैं ये। फिर प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, अच्छा हाँ, सॉरी, देखो एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स को पता होना चाहिए आपको। बात असल में ये है, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थे ना, उसके आप देखते हैं गैंग्लियन यहाँ पे बन रहे हैं। तो गैंग्लियन से पहले जो फाइबर होते हैं उसको हम कहते हैं एफरेंट फाइबर्स, और गैंग्लियन के बाद छोटे छोटे इफरेंट फाइबर्स अंदर ही मायंटेरिक प्लेक्सस वगैरह के अंदर ही बनेंगे इसके। ठीक है जी। जबकि सिंपैथेटिक के देखा जाए तो ये निकले इसके एफरेंट फाइबर्स,
फिर आगे प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, और गैंग्लिया से आगे इफरेंट फाइबर्स निकलते हैं जो कि आपकी गट की तरफ जाते हैं और पूरी गट को इक्वली सप्लाई कर देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफरेंट फाइबर्स। डालो की बात, ये कहां से निकल रहे हैं, T5 से लेके L2 तक के सेगमेंट से निकल रहे हैं, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में गए और आगे निकल गए। इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं थी। प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया के नाम उन्होंने आपको बताया हुए हैं, इंफीरियर सुपीरियर जो भी है वो उसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अच्छा जी, एफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर्स। अब हम देखते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स। ये तो अभी तक हमने सारे वो फाइबर्स देखे हैं मोटर नर्व फाइबर्स जो पैगाम को ला रहे हैं। अब सेंसरी भी तो कोई ना कोई होते हैं ना जो कि पैगाम को यहाँ से वापस लेके जा रहे हैं। तो सेंसरी नर्व फाइबर्स देखे जाए तो वो आपके पास मुख्तलिफ जगहों तक पैगाम को लेकर जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा उन्हें ब्लैक कलर के बनाए हुए हैं। नंबर 1 सेंसरी नर्व फाइबर्स पैगाम को प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया तक भी लेके जाते हैं। नंबर 2 सेंसरी फाइबर्स पैगाम को स्पाइनल कॉर्ड तक भी लेके जाते हैं। सेंसरी फाइबर्स पैगाम को ब्रेन तक भी लेके जाते हैं। लेकिन अगर ब्रेन तक लेके जाएंगे तो याद रखिएगा ये वेगस नर्व के थ्रू लेके जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बहुत सी नर्व्स आई भी वेगस नर्व के थ्रू थी, और अब जो सेंसरी स्टिमुलेशन ब्रेन स्टेम में भेज रहे हैं वो भी हम वेगस नर्व के थ्रू भेज रहे हैं। दोनों के बाद कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। और उसके अलावा ये जो 3 जगह देख ली ना हमने, सेंसरी इन्फॉर्मेशन अपने प्लेक्सेस यानी एंटेरिक प्लेक्सेस के पास भी जाती है, इनको भी कुछ ना कुछ कैरी होती है। खासतौर पर पेरिस्टालसिस में हम आगे देखेंगे किस तरह से होता है, वो बात की बातें डिस्कस कर लेंगे। ऑल राइट जी, लो जी, उसके बाद आगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्सेस। सबसे पहले तो वो रिफ्लेक्सेस होती हैं जो कि प्लेक्सेस के अंदर अंदर ही रहती हैं। ये तो होती हैं करीब करीब की बातें। जैसे मिसाल के तौर पे आपका जो ये होता है डोडेनम होता है, इसके अंदर अगर कोई एसिडिक सिक्रीशंस आए तो ये आपके स्टमक से कहता है कि यार प्लीज तुम अपनी, ये देखो ये डोडेनम है ना, यहाँ पे सिक्रीशन वगैरह ना, तो ये स्टमक से कहते हैं तुम अपनी एम्प्टिंग को स्लो करो, मेरे पास बहुत सारा खाना आ रहा है। तो ये पैगाम जो है ये अपने ही प्लेक्सेस के थ्रू चला जाता है। तो इसमें ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज नहीं। फिर आता है रिफ्लेक्सेस फ्रॉम गट टू प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, देखो गट से पैगाम जाता है प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया तक और प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया से आगे जाता है। मिसाल के तौर पे ये तब यूज होता है जब हमें दूर पैगाम भेजना हो। मसलन स्टमक पे खाना आया, स्टमक ने प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया को बताया, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया ने कोलोन से कहा कि यार स्टमक के पास खाना आ गया, तुम अपने आप को खाली करो, थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास भी खाना आ जाएगा, ठीक है। तो दूर पैगाम भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 2 तरह का रिफ्लेक्स देख लिया हमने। तीसरी तरह का रिफ्लेक्स होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये होते हैं आमतौर पर जो आपके पास पेन के रिफ्लेक्सेस हो या डेफिकेशन रिफ्लेक्स हो। आपको पता है डेफिकेशन करवाने के लिए सिग्नल्स भेजने होते हैं यहाँ ने, स्पाइनल कॉर्ड ने, ठीक है। तो जारी बात है रेक्टम से जो सिग्नल्स हैं, सेंसरी फाइबर्स जो हैं, वो कहेंगे यार हम फिल हो गए हैं, ये सेंसेशन लेकर जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड कहेगा चलो तुम फिल हो गए तो फिर तुम डेफिकेशन करवा दो, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे पास रिफ्लेक्सेस होते हैं। लो जी, उसके बाद आते हैं हार्मोनल कंट्रोल। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट खुद बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज कर रहा होता है जो कि मोटिलिटी को यानी मूवमेंट्स को और सिक्रीशंस को रेगुलेट कर रहा होता है। जो सिक्रीशंस की रेगुलेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट के जो इफेक्ट्स है वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले देखते हैं गैस्ट्रिन को। गैस्ट्रिन एंट्रम ऑफ द स्टमक के जी सेल से रिलीज होता है। किन चीजों की वजह से रिलीज हो रहा है, प्रोटीन हो गया या स्टमक की डिस्टेंशन हो गई, तो उन चीजों की वजह से गैस्ट्रिन रिलीज होना है। और गैस्ट्रिन रिलीज होकर करता क्या है, इसका एक्शन क्या है, नंबर 1 स्टमक की जो सिक्रीशन है उनको बढ़ाएगा, ठीक है। और नंबर 2 स्टमक के म्यूकोजा को बढ़ाएगा कि भाई सिक्रीशन बढ़ रही हैं, तुम कहीं सिक्रीशन की वजह से मर ना जाना, फौत ना हो जाना, तुम्हें भी बढ़ा देता हूं मैं। तो एक तो एसिड सिक्रीशन को भी बढ़ा देगा और फिर एसिड से स्टमक को बचाने के लिए गैस्ट्रिक म्यूकोजा को भी इंक्रीज कर देगा। ये तो हमारे पास गैस्ट्रिन। उसके बाद देखते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन कहां से रिलीज हो रहा है, ड्यूडेनम और जजेनम के आई सेल से रिलीज हो रहा है। कब रिलीज होता है, जब फैट, फैटी एसिड्स और इस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं तो उसके ऊपर रिलीज होता है। तो रिलीज होकर क्या करेगा, भाई जब बहुत ज्यादा फैट आ रहा है, ठीक है, तो स्टमक से कहेगा खुदा का वास्ता है तुम अपने एक्शन को स्लो कर दो, मेरे पास बहुत फैट आ रहा है, पहले मेरे पास एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एक काम ये करेगा। दूसरा पैंक्रियास से कहेगा यार मेरे पास इतना फैट आया है, प्लीज बहुत सारा पैंक्रियाटिक जूस भेजो, तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा और स्टमक की एम्प्टिंग को इनहिबिट करेगा। उसके अलावा गॉल ब्लैडर से कहेगा यार तुमने सारा बाइल जो रखा हुआ है वो तुमने कोई किराए पे देना है, प्लीज भेज दो बाइल, मेरे पास बहुत ज्यादा फैट आया है। तो ये मुख्तलिफ तरह के एक्शन होते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन के। डन हो के बाद उसके बाद आते हैं हमारे पास सिक्रीटिन। सिक्रीटिन भी ड्यूडेनम के म्यूकोजा के एस सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं और ये खासतौर पर रिलीज होता है जब आपके स्टमक से ताजा एसिड आता है। एसिड आता है तो ये सिक्रीटिन पहले तो स्टमक से कहता है भाई प्लीज और एसिड ना भेजना, फिर पैंक्रियास से कहता है यार मेरे पास बहुत एसिड आया है, फौरी तौर पे बाइकार्बोनेट भेजो, मैंने एसिड का मुकाबला करना है। डाउन के बाद यहां तक सिक्रीटिन कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारे पास ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ये बेसिकली क्या होता है आपके पास, ये जनाबे वाली खास तौर पे फैट और प्रोटीन डाइट पे प्रोड्यूस होगा। कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़ा बहुत ही प्रोड्यूस होता है, उन्होंने बता दिया आपको कि थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूस होकर करता क्या है, एक तो इसने इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करना होता है और दूसरा ये स्टमक से कहता है यार प्लीज मेरे पास बहुत ज्यादा फैट वगैरह आ रहे हैं, तुम अभी अपने खाने को कम करो। डन हो के बाद आखिरी है मोटिलिन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये होता है फास्टिंग में, भूख में ये प्रोड्यूस हो रहा होता है और पेट की पेरिस्टालसिस को इंक्रीज कर रहा होता है। वो जो कहते हैं ना भूख की वजह से चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो वाला काम ये मोटिलिन करवा रहा है। तो ये जनाबे वाली आपके पास
भूख में प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी सारे तो आमतौर पे फूड के आने पे सिक्रीटन किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड के आने पे, जब एसिड आएगा ये फैटी फूड के आने पे, ये फूड के आने पे, डिस्टेंशन होने पे, सारा तकरीबन फूड के आने पे ही हो रहे होते हैं ना, लेकिन ये है जो कि भूख में प्रोड्यूस हो रहा होता है। ऑलराइट, उसके बाद आती है हमारे पास फंक्शनल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। दो तरह की खास मूवमेंट्स होती हैं, एक प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होती है जिनको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, और दूसरी मूवमेंट होती है आपके पास मिक्सिंग मूवमेंट्स। जो पेरिस्टाल्सिस वाली मूवमेंट्स है वो तो आपको पता है एक जगह से फूड को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ना सिर्फ ये आपकी जीआईटी में होती है बल्कि बाइल डक्ट्स में होती है, ग्लैंडुलर डक्ट में होती है, यूरेटस में होती है, यानी बॉडी में बहुत सारी जगहों में पाई जाती है। होता क्या है, एक रिंग ऑफ मूवमेंट होता है जो कि फूड को या किसी भी सब्सटेंस को आगे की तरफ भेज रहा होता है। डाउन के बाद इसमें होता है पता है क्या है, मॉनिटरी प्लेक्सस का देखिएगा, इसमें बड़ा खास किस्म का किरदार है। एक जगह पे जब मॉनिटरी प्लेक्सस बेचारा स्टिमुलेट होता है ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखिएगा, ये है आपकी गट और यहाँ पे आपके पास आ गया फूड, ठीक है। तो फूड के आने की वजह से डिस्टेंशन हुई सेंसरी सिग्नल्स को मॉनिटरी प्लेक्सस तक। मॉनिटरी प्लेक्सस कहता है अच्छा फूड को आगे भेजना है ना, तो ये इस जगह पे कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवा देगा, यानी इधर के जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, और इस जगह पे रिलैक्सेशन कॉज करवा देगा। तो इधर मसल खुलेंगे, इधर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यूं फूड आगे आगे जाता चला जाएगा। तो ये आपने देखा किस तरह से पेरिस्टाल्सिस होती है। इस पेरिस्टाल्सिस में आपने देखा मॉनिटरी प्लेक्सस कितना अहम रोल है। तो अगर किसी इंसान में कंजेनिटल एब्सेंस हो मॉनिटरी प्लेक्सस की, तो उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि मॉनिटरी प्लेक्सस बहुत जरूरी है पेरिस्टाल्सिस के लिए। डायलॉग के बाद फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफ गट। लॉ ऑफ गट ये कहता है कि पेरिस्टाल्सिस जो है वो एनएस वाली साइड पे इंक्रीज करता है और ओरेट पोर्शन पे, यानी जो ओरल कैविटी वाला पोर्शन है उस साइड पे कम हो रही है। जाहिर सी बात है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स पीछे की जब वेव आगे को जा रही है, एनएस की तरफ जा रही है, तो पीछे खत्म होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। बस यही बात है, आपके पास लॉ ऑफ गट के अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन क्या होता है? ये बेसिकली ये कहता है कि देखो मिसाल के तौर पर जब आपके ईसोफेगस के अंदर फूड आ गया है, तो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन की वजह से हम आगे के स्फिंक्टर्स को भी ओपन करवाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास आ गया खाना, ठीक है। जब यहाँ पे खाना आता है ना, तो हम यहाँ पे कहते हैं इस स्फिंक्टर से कहते हैं यार प्लीज खाना आ रहा है, तुम जरा रिलैक्स हो जाओ ताकि वो खाना गुजर सके। तो खाने के मूवमेंट में या पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करती है ये स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन, इसको हम नाम देते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। ये भी जाहिर सी बात है जो अपने नर्वस सिस्टम है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, उसी के थ्रू हो रही है। अगर एंटेरिक नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन भी नहीं हो सकेगी। फिर आते हैं हमारे पास मिक्सिंग मूवमेंट्स। दो तरह से हो रही है, एक चर्न हो रही है और एक लोकल इंटरमीडिएट कंस्ट्रक्शन हो रही है। चर्न किस तरह से होता है बेसिकली देखो, अब एक कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू हो रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के कंटिन्यू होते होते आगे स्फिंक्टर मोहतरम बंद है, तो क्या होगा आपके पास? अगर यहाँ पे आप देखें, ये हम फूड को लेके आ रहे थे, लाते लाते आगे स्फिंक्टर बंद है, हम फूड को ले आए, स्फिंक्टर तो खुल ही नहीं रहा, तो क्या होगा? हम यूं कर देंगे, ये फूड जो है ये अच्छी तरह यहाँ पे चर्न हो जाएगा, दब जाएगा, और पीछे एक और वेव आएगी, वो फिर इस फूड को ऐसे बस दबाते चले जाएंगे, कोई इसमें सच फूड आगे नहीं जाएगा, बस उसी जगह पे इसकी मिक्सिंग होती चली जाएगी। और दूसरा होता है आपके पास इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन। उसमें क्या होता है देखो, ये आपके पास फूड था, कुछ जगह ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये कहेगी कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से फूड दब गया, फिर ये वाली जगह रिलैक्स कर देंगी, चलो जी ये वाली जगह कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो मुख्तलिफ जगहों से कॉन्ट्रैक्शन होती चली जाएगी। हम इसको दबा के हम इसको मिक्स वगैरह कर देंगे। तो ये आपके पास दो तरह की मिक्सिंग मूवमेंट हो गई। उसके बाद आती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो देखा जाए तो जनाब जीआईटी का कोई अपना खास ब्लड फ्लो नहीं है। एक ही आपके पास स्प्लैंक्टिक सर्कुलेशन होती है, जो कि आप देख सकते हैं स्प्लीन से भी ब्लड को लेके आ रही है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी ब्लड को लेके आ रही है, और हर जगह से ब्लड को लेकर जाती है हमारे लिवर के अंदर। लिवर के अंदर क्या होता है, दो तरह के सेल होते हैं, एक हिपैटोसाइट्स होते हैं और एक आपके पास रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल होते हैं, यानी कि मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का काम तो ये है कि अगर आपकी खुराक के थ्रू कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म वगैरह आया हुआ है, तो मैक्रोफेजेस उनको कत्ले आम कर देंगे। ठीक हो की बात। और हिपैटोसाइट्स, ये लिवर के सेल का क्या काम है? इनका ये काम है कि जो आपने खाना खाया है उसमें जो ग्लूकोज वगैरह एब्जॉर्ब हुई है, ये हिपैटोसाइट उस ग्लूकोज को संभाल के रख लेते हैं। जो अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हुई है, ये हिपैटोसाइट उन अमीनो एसिड को भी संभाल के रख लेते हैं। और फैट के बारे में याद रखिएगा, फैट ज्यादातर ब्लड में अब्जॉर्ब होता ही नहीं है, वो तो वैसे सीधा लिम्फेटिक्स या लैक्टियल के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए फैट का खास यहाँ पे किरदार नहीं होगा। डन हो की बात। एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड सप्लाई, एनाटॉमी में कुछ भी नहीं है, बस बेसिक सी बातें हैं कि कौन सी जगह पे सीलियक आर्टरी आ रही होती है, फिर इंटेस्टाइन में अपर इंटेस्टिनल आर्टरी, लोअर इंटेस्टिनल, वो उसमें कोई ऐसे मुश्किल चीज नहीं है। डन की बात। फिर देखिएगा इफेक्ट ऑफ गट एक्टिविटी ऑन मेटाबॉलिक इफेक्ट। लो जी, यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि गट की जो एक्टिविटी है उसकी वजह से ब्लड फ्लो में चेंजेस आती हैं। किस तरह चेंजेस आती हैं भाई? अगर एक बंदे ने खाना खाया है और ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवानी है, तो ब्लड फ्लो बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। अगर पेरिस्टाल्सिस चल रहा है तो ब्लड फ्लो भी तो बढ़ना चाहिए ना। कैसे बढ़ाएं ब्लड फ्लो को? नंबर एक, वेज़ोडाइलेटर थ्योरी, मतलब नंबर एक वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को बढ़ाने में काम करेंगे। नंबर दो, यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो ग्लैंड्स है ना, वो भी कुछ काइनेंस जैसे कि कैलिडिन और ब्रेडिकाइनेस रिलीज करेंगे ताकि ब्लड फ्लो बढ़ाया जा सके। और नंबर तीन, जब इस जगह पे मूवमेंट ज्यादा होगी तो हम काम ज्यादा कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम कहते हैं ओए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्लीज ब्लड भेजो। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। ये वही बातें हैं जो सीरियस में हमने ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी में पढ़ा था कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो स्मूथ मसल्स जो है
वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, और जब ब्लड वेसल के स्मूथ मसल रिलैक्स करेंगे तो आपके पास ब्लड आना शुरू हो जाएगा। सिंपल बात है। अच्छा, काउंटर करंट बड़े मजेदार चीज है। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि विलाय के अंदर कई दफा होता है ये यहाँ से आर्टरी से ऑक्सीजन निकली और यहाँ पर चले गई वेन्स के अंदर, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे शंट हो गई, ऊपर से होके नहीं आई। नॉर्मल कंडीशन में इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर पहले ही आपके ब्लड में थोड़ी ऑक्सीजन है, कुछ सर्कुलेटरी इशू चल रहा है, तो फिर जनाब ऊपर विलाय तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। इसकी वजह से विलाय की डेथ वगैरह हो सकती है, विलाय वगैरह बड़े नुकसान में आ सकते हैं। यही बात थी और क्या बात थी यार, ऑक्सीजन शंटिंग को डिस्कस किया। फिर आता है नर्वस कंट्रोल ऑफ गैस रोटेशन ब्लड फ्लो। नर्वस कंट्रोल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको पता है इनहिबिट करने में काम अदा करता है, और पैरासिम्पैथेटिक आपको पता है स्टिमुलेट करने में काम अदा करता है। हाँ, एक बात है, अगर आपने किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन करवाई हुई है ना, तो वो बता रहे हैं कुछ अरसे बाद वो कंस्ट्रक्शन खुद ही खत्म हो जाती है। ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन का असर ही खत्म होता है, रो भी खत्म हो जाता है। इसको हम कहते हैं ऑटो रेगुलेटरी एस्केप। गैस जीआईटी ने खुद ही फैसला कर लिया है कि यार ये तो यानी बिला वजह हमें कंस्ट्रक्शन का सिग्नल भेज जा रहे हैं, गोली मारो, उसको गोली मार देते हैं। डन होगी बात। अच्छा, आखिर में हम देखते हैं इसकी कुछ हम सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। भाई सीधी सी बात है, हम जीआईटी के आर्टरियोल्स को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं ताकि जहां बंदा एक्सरसाइज कर रहा है वहां उन मतलब जिन मसल से बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उन मसल को ज्यादा से ज्यादा ब्लड दिया जा सके। तो हम कहते हैं जीआईटी को इस वक्त कम ब्लड भेजो, हमें दूसरी जगह ज्यादा जरूरत है। पहला काम। दूसरा काम, हम कहते हैं जीआईटी की वेन्स में इतना फालतू का ब्लड पड़ा हुआ है, प्लीज उन वेन्स को कंस्ट्रक्ट करो और ब्लड जो है वो अच्छी जगह पे भेज दो। तो बस बात ये है कि हम ब्लड को अच्छी जगह पे भेज देते हैं, जीआईटी में ब्लड का फ्लो भी कम कर देते हैं और ब्लड की स्टोरेज भी कम कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी जल्दी लाइक भी कर दीजिएगा, सब कुछ जल्दी जल्दी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।